जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं भाषा हिंदी के बारे में बात होगी। और यह वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होगा। जो हिंदी में 15 नंबर पेडागोजी के पूछे जाते हैं और 15 नंबर जो है ग्रामर से पूछे जाते हैं। उसी में जो 15 नंबर जो है पेडागोजी से पूछे जाते हैं, उसको आज हम इसमें कंप्लीट करेंगे। ये सेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा, 1 घंटा तक हो जाएगा। लेकिन इसके बाद जो है हिंदी के लिए पेडागोजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये सीटेट के लिए जो है वेरी इम्पॉर्टेंट होगा। आप सभी को बता दें कि अगर आप इस वीडियो को देख कर जाते हैं और एक बार हो सके तो ज़रूर देख कर जाइएगा। हो सके तो एक बार देखने के बाद एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि जो 15 नंबर CDP जो है हिंदी के पेडागोजी से पूछे जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा हमने यूट्यूब पर पूरे CDP को कंप्लीट करा दिया है, पूरे EVS को कंप्लीट करा दिया गया है। तो वहाँ से आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो हिंदी के लैंग्वेज फर्स्ट के 15 नंबर पूछे जाते हैं उसको हम इसमें देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा अधिगम क्या होता है और भाषा अर्जन क्या होता है, 2 नंबर यहाँ से फिक्स होते हैं। तो देखते हैं, पहले देखेंगे भाषा अर्जन। क्या है भाषा अर्जन? भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण, परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। सिंपल सी बात है, बच्चा जो भाषा अपने आप सीखता है, यानी मम्मी पापा उसकी सहायता से सीखता है, परिवार की सहायता से सीखता है। और वैसे इसमें डायरेक्टली किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, बच्चा अपने आप सीखता है। यही क्या होती है, भाषा अर्जन होती है। और इसमें कैसे सीखता है, बच्चा आसपास के वातावरण से सीखता है। और एक चीज़ बता दें, इसमें जितनी हर एक लाइन लिखी गई है डिटो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो वह वातावरण के साथ परिवार में रहकर भाषा सीखता है, यही क्या कहलाता, भाषा अर्जन कहलाता है। वह दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। जैसे छोटा बालक है, वह क्या करता है, सबका अनुकरण चीज़ें कर लेता है और अपने भाषा को जो है पूरा स्ट्रांग कर लेता है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यानी भाषा अर्जन कैसी प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है किसी से सीखता नहीं, किसी से जो है जैसे कोई सिखाता नहीं है, वो अपने आप सब कुछ जो जानकारी कर लेता है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती है। साधन 2 प्रकार के होंगे, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। इसमें जो है औपचारिक की आवश्यकता नहीं होती, यानी कोई पार्टिकुलर समय की आवश्यकता नहीं होती है, पार्टिकुलर किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होती है, पार्टिकुलर किसी स्थान की जो है ज़रूरत नहीं होती है। और यह एक प्रकार की मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। तो कहीं ना कहीं भाषा अर्जन में बच्चा क्या करता है, वो जो भाषा अपने आप अर्जित करता है वो भाषा मातृभाषा कहलाती है या फिर क्षेत्रीय भाषा कहलाती है। जैसे कोई बालक अगर हिंदी भाषी क्षेत्र का है तो उसे हिंदी सिखानी नहीं पड़ेगी, उसको पूरा बढ़िया से हिंदी जो है आती रहेगी। यही क्या है, भाषा अर्जन है। अब देखते हैं भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइए। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। सही बात है, बच्चा भाषा को क्या कर लेता है, मातृभाषा को ऑटोमेटिक सीख लेता है, सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और स्वाभाविक होती है। और कोई भी बालक जो है अपने आप सीख लेता है। इसी पर अध्ययन करके नोम चोम्स्की महोदय क्या दिए हैं, तो नोम चोम्स्की महोदय दिए भाषा विकास का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि बच्चे के दिमाग में एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है लैड। कई बार ये पूछा गया है और नोम चोम्स्की का पूरा कंप्लीट वीडियो हम इसी यूट्यूब चैनल पर बनाए हैं, वहाँ से भी आप सभी लोग देख सकते हैं।
यल से क्या होता है, लैंग्वेज होता है। ए से एक्वाजिशन होता है। डी से डिवाइस होता है। और आप सभी लोग बता दीजिए, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। अगर 10 जनवरी कहेगा तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर कहेगा तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस। ये डेट जो है, 3 डेट याद रखना है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 21 फरवरी मातृभाषा दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस। आगे, भाषा अर्जन में किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब छोटा बालक जो सीखता है, क्या उसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती है, अपने आप बच्चा सीखता है। और भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। परिवार या समाज जिस संस्कृति से बिलोंग करती है या जिस भाषा से बिलोंग करती है, बच्चा उसी प्रकार का लैंग्वेज, उसी प्रकार की संस्कृति को सीखता है। जैसे अगर बच्चा हिंदू परिवार से है तो उसकी सांस्कृतिक कैसी रहेगी, हिंदू रहेगी। और वह अगर हिंदी भाषी क्षेत्र से है तो बच्चा कैसा बोलेगा, उसकी मातृभाषा कैसी रहेगी, हिंदी रहेगी। अगर उर्दू से है तो उर्दू मातृभाषा रहेगी उसकी। और अगर मुस्लिम जो है से है तो वह उसका समाज कैसा होगा, मुस्लिम होगा। तो भाषा अर्जन समझ में आ गया कि ना विद्यालय की आवश्यकता पड़ती है, ना स्कूल की आवश्यकता पड़ती है, ना पार्टिकुलर समय की आवश्यकता पड़ती है, ना तो टीचर की आवश्यकता पड़ती है, ना व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, ना ही औपचारिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सभी मतलब अपने आप से जो बालक सीख लेता वही क्या कहलाता, भाषा अर्जन। 1 नंबर फिक्स। आगे अब देखते हैं भाषा अधिगम। क्या देखेंगे, भाषा अधिगम। अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। अब अधिगम का तात्पर्य क्या है, सीखना है। अधिगम का भी एक चैप्टर में सीडीपी में पूरा कंप्लीट 30-35 मिनट का होगा, वो मैं बनाया हूँ, इसी यूट्यूब चैनल पर है। अगर उसको आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो चलते इसको देखते हैं। और इसमें भी हर एक डिट्टो लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अधिगम का तात्पर्य है सीखना। किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। यानी अधिगम क्या होता है, जीवन भर होता रहता है, जिंदगी भर होता रहता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तब से सीखना स्टार्ट कर देता है, और जब तक मर नहीं जाता है तब तक क्या करता है, सीखता रहता है। इसमें औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें औपचारिक साधन का प्रयोग करना पड़ता है। औपचारिक साधन वे साधन आते हैं जिसमें टाइम हो, यानी फिक्स टाइम हो, कोई फिक्स प्लेस हो, कोई फिक्स जो है गाइड करने वाला हो। जैसे स्कूल में जो है जो भी चीज़ें सिखाई जाती है उसका एक फिक्स टाइम होता है, एक स्कूल का एक स्थान है, और स्कूल का जो है अपना हर सब्जेक्ट का हर एक टीचर होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है यही व्यवस्था क्या कहलाती है, औपचारिक व्यवस्था कहलाती है। तो भाषा अधिगम में क्या होता है, औपचारिक साधनों का प्रयोग किया जाता है। भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है सीखने के लिए नियम जानना पड़ता है, इस रूल से ये बनेगा, उस रूल से वो बनेगा, और इसमें व्याकरण का प्रयोग होता है। तो भाषा अधिगम में व्याकरण और जो है नियम का प्रयोग होता है, जबकि भाषा अर्जन में व्याकरण और नियम का प्रयोग नहीं होता है। भाषा अधिगम को द्वितीय भाषा के नाम से भी जाना जाता है। अगर मातृभाषा कहेगा, प्राथमिक भाषा कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, भाषा अर्जन। जबकि जो भाषा अधिगम होता है वह क्या है, द्वितीय भाषा है। यानी इसको सीखना पड़ता है, कोई ना कोई जो है सिखाने वाला रहेगा। जैसे अंग्रेजी भाषा हिंदी भाषी के लोग सीखते हैं। आगे, भाषा अधिगम से संबंधित तथ्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए इसको। इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं, यानी जो भाषा अधिगम है उसमें नियम वगैरह
पढ़ाए जाते हैं कि कौन कौन सा नियम जो है लगेगा। जैसे इंग्लिश का बहुत सारे रूल होते हैं, हिंदी के बहुत सारे रूल होते हैं, ऐसे ही सारी भाषा के जो है एक रूल होते हैं। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा द्वारा किया जाता है। यानी इसको कैसे अधिगम करते हैं, कोई ना कोई टीचर है होगा जो पढ़ाएगा, कोई ना कोई फिक्स प्लान जो है जगह होगी वहाँ से हमको मिलेगी, जैसे विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, और कोई ना कोई गाइड करने वाला रहेगा जैसे टीचर हो गया। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। तो भाषा अधिगम कहाँ प्रारंभ होता है? विद्यालय में प्रारंभ होता है। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। क्या इसमें प्रयास करना पड़ता? तो हाँ, बच्चों जो अधिगम किया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों लोग जो है एक्टिव होना पड़ेगा। उनको एक्टिव होकर पढ़ाना पड़ेगा और बच्चों को एक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। हाँ, व्याकरण की आवश्यकता होती है। कहीं ना कहीं कोई रूल वगैरह पढ़ने के लिए व्याकरण बुक की आवश्यकता पड़ती है। भाषा अधिगम में शिक्षक, विद्यालय, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण पद्धतियाँ आदि की भूमिका जो है रहती है। यानी इसमें जो है भाषा अधिगम में शिक्षक जरूर होगा, तभी अधिगम हो पाएगा। कहीं ना कहीं अधिगम विद्यालय में किया जाता है, उसका कोई पाठ्यक्रम होगा, पाठ्य पुस्तक कोई होगा, और उसमें कोई ना कोई शिक्षण पद्धतियाँ प्रयोग की जाएंगी। यही सभी क्या कहलाती भाषा अधिगम। आगे, अधिगम के प्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी अधिगम के प्रकार। एक होता है क्रियात्मक अधिगम, एक होता है शाब्दिक या वाचिक अधिगम, एक होता है विचारात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान देना दिया जाता है। यानी इसमें कहीं ना कहीं जो है क्रियाओं के माध्यम से सिखाया जाता है। क्रिया के स्वरूप और क्रिया की गति पर ध्यान दिया जाता है कि एक्टिंग कैसा कर रहा है। जैसे नाच गाना अगर सीखना है तो कहीं ना क्रिया को देखना पड़ेगा, कैसे हाथ ऊपर किया जा रहा है। आगे, शाब्दिक वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम यह सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से जो है सीखना होता है। अब जैसे कोई चीज़ पढ़ाना है, हाथी दिखाना, हाथी समझाना है, तो फिगर दिखा देंगे, चित्र दिखा देंगे, समझा देंगे। तो इस प्रकार जो होता है चित्रों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, अंकों के माध्यम से जो सिखाया जाता है वही क्या है? शाब्दिक या वाचिक अधिगम होता है। एक होता है विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखा जाता है। यानी जो समाज में घटनाएं घट रही हैं, बालक उसको देखता है या कोई उसको देखता है, सोचता है ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसमें विचार करता है। तो विचार करके भी वो क्या कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? अधिगम कर रहा है। तो ये क्या होता है? विचारात्मक अधिगम होता है। आगे देखते हैं, भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विद्वानों के विचार। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, सीडीपी की तरफ से भी पूछेगा, लैंग्वेज की भी तरफ से पूछेगा। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो है बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यानी वाइगोत्स्की महोदय ने बताया कि जो कुछ भी बच्चे के अंदर विकास होता है कैसे होता है? समाज के थ्रू होता है। पियाजे के अनुसार क्या है? तो भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। पियाजे महोदय बोले कि संज्ञानात्मक तंत्र का विकास कैसे होता है? तो परिवेश जिस प्रकार, यानी जैसा परिवेश रहेगा और उसकी जो अंतःक्रिया से, यानी उसकी कैसी इच्छा है, तो इसके माध्यम से क्या होता है? विकसित होता है। नोम चोम्स्की महोदय ने क्या कहा? भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है।
जो अभी हमने बताया था लैड नामक डिवाइस पाई जाती है, और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। आगे अब देखेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। पहला है अनुबंध के सिद्धांत। यह साहचर्य का सिद्धांत। शैशवावस्था में बच्चे जब किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से उस शब्द का साहचर्य यानी संबंध स्थापित करके सीखते हैं। अर्थात शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? मूर्त होती है। कहीं ना कहीं चीज़ों को सहचर करके अनुबंध करके सीखते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? अनुबंधन के सिद्धांत। और जैसे इसमें पानी के कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द सुन वह पानी व वस्तु के बीच संबंध स्थापित कर लेता है, करके उसे समझने लगता है। आगे अनुकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा में प्रभावी होता है। इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण यानी नकल करके सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण, दोष, समाज, परिवार आदि पर जो है निर्भर करता है। यानी बच्चा जो कुछ भी सीखता कैसे सीखता है? अनुकरण करके सीखता है। जिस भाषा में रहेगा वह भाषा सीख लेगा, जिस संस्कृति में रहेगा उसकी वही संस्कृति हो जाएगी। तो ये होता है अनुकरण का सिद्धांत। कभी किसी बच्चे को एक थप्पड़ मार के देखो, वो भी एक थप्पड़ मार देगा। उसकी पेंसिल तोड़ के देखो, पेंसिल तोड़ देगा। उसको चिवटी ऐसे करके देखो, वो चिवटी करने लगेगा। तो यही सिद्धांत क्या होता है? अनुकरण का सिद्धांत कहलाता है। आगे है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, या इसी को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या है? किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें, और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य को कितनी रुचि से लेते हैं। सिंपल सी बात है, किसी चीज़ को सीखने के लिए जितने आप ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, उतना ही बढ़िया उस चीज़ को क्या करते हैं? सीखते हैं। इसमें यही बातें हैं। और जब किसी काम को हम सीखें, अगर वह पॉजिटिव रहा तो उसमें हमें पुनर्बलन मिलती है, उसको और ज़्यादा हम लोग सीखते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे को पुरस्कार मिला स्कूल में गाना गाने पर, तो सोचिएगा और अच्छा गाना गाएं। आगे बालक की शिक्षा के प्रति रुचि, उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। अतः शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण व चयन बच्चों के रुचि के अनुसार होना चाहिए, एवं उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बालक की जो जैसी रुचि हो, जैसा उत्साह हो, उसका वह क्या करता है? अभिप्रेरण करता है, मोटिवेशन करता है। जैसे अगर घर में कोई मेहमान आया, बच्चा पैर टच नहीं किया तो उसको सब लोग पीटेंगे। और वहीं अगर पैर टच किया, नमस्कार किया, तो खूब बढ़िया उससे शाबाशी मिलती है। तो कहीं ना कहीं सीखता कि हमें अगर कोई रिश्तेदार आते हैं तो नमस्कार पैरवी जो है करना पड़ेगा। आगे क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये क्या कहता है? तो यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है। इसमें क्या है? जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी सीख और आसानी से सीख जाता व समझ लेता है। अतः बालकों को सदैव खुद करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपबंध कराना चाहिए। यानी बच्चा कुछ न कुछ अगर करेगा तो कुछ न कुछ सीखेगा। तो इसमें क्या है? कुछ न कुछ जो है करके क्या करता है? बच्चा सीखता है। आगे है अभ्यास का सिद्धांत। ये क्या कहता है? तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का भाषा विकास जल्दी हो जाता है। तो अभ्यास का सिद्धांत, जैसे अगर कोई बालक हिंदी भाषी क्षेत्र में है तो हिंदी अपने आप सीख जाएगा, उसे कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगर वह उर्दू भाषी क्षेत्र में है तो उर्दू बहुत अच्छे से सीख जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं होगा। तो और क्यों? क्योंकि उसको दिन रात हमेशा उसको पढ़ता रहता है, मैं जो है पढ़ने का बात ही छोड़ो, उसको रिवीजन करता रहता है, बोलता रहता, प्रयोग करता रहता है। तो यही क्या है? अभ्यास का सिद्धांत है। आगे आवृत्ति का सिद्धांत। भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। आवृत्ति का सिद्धांत में क्या है? जब किसी चीज को बार बार उसी को प्रयोग करोगे, उसी को बार बार सीखोगे, तो कहीं ना कहीं जो है हमेशा जो है कुछ बेस्ट ही सीखोगे। जैसे किसी किसी को देखोगे, चाकू से अगर वो प्याज काटता धड़ 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 काटते चला जाता है, और कोई एकदम आराम से काटता है। तो जितनी बार वह किया रहेगा उतना अच्छा जो उसका प्रैक्टिस रहेगा। आगे अनुपात और क्रम का सिद्धांत, ये क्या कहता है? तो इसमें है भाषा कौशल के चारों प्रारूपों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। इन चारों में से वर्ड में से एक वर्ड जरूर आएगा और इसको हम ध्यान से बताते हैं। अनुपात और क्रम का सिद्धांत। भाषा कौशल के चारों प्रारूपों श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है। अब ये जो लैंग्वेज के जो है यानी अभ्यास के कितने चीज़ें हैं? तो चार हैं। क्या क्या है? यल, यस, आर, डब्लू। यानी श्रवण करके बच्चा क्या करता है? किसी चीज़ को ग्रहण करता है। वाचन करके अपनी भावों को व्यक्त करता है। पठन करके किसी भी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है एवं लेखन से किसी भी चीज़ों को अपने दर्शाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, इनमें से कौन से दो ग्रहणात्मक हैं और कौन से दो जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं? तो जो श्रवण है, पठन है, ये दोनों कैसे हैं? श्रवण और पठन कैसे हैं? ग्रहणात्मक कौशल है। जबकि वाचन और लेखन कैसा है? भाव यानी अपनी भाव को व्यक्त करने वाला है, इसे भाव को व्यक्त किया जाता है। आगे भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। पहले देखते हैं भाषा के कार्य। अभिव्यक्ति का साधन यानी भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने में क्या करती है? सहायता करती है। कहीं ना कहीं अगर भाषा पता नहीं है, चुन चाहे चिंग चिंग कुछ भाषा समझ में आती है, नहीं आती है। ऐसे ही जो भाषा होती है, अगर हिंदी भाषा सब लोग समझ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने भावों को व्यक्त करते हैं, तो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं, अपनी जो आवश्यकता होती है उसे व्यक्त करते हैं और अगला व्यक्ति जो है समझ भी जाता है। दूसरा, सामाजिक संबंध स्थापित करने में सहायक, यानी जो भाषा है ये कहीं ना कहीं सामाजिक संबंध बनाने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम चले जाए चाइना में अपनी हिंदी भाषा बोले, क्या उसको समझ में आएगा? नहीं आएगा। अब वहाँ वाला यहाँ के बोले, कोई समझेगा? नहीं समझेगा। तो कहीं ना कहीं अपने जो है सामाजिक संबंध भी स्थापित करने में ये क्या करता है? मदद करता है। भाषा विकास का मूल आधार है। तो भाषा जो है मानव विकास का क्या है? मूल आधार है। इसमें कहीं ना कहीं हम अगर अपनी बातों को किसी के यहाँ पहुँचाएंगे और वह उस बातों को समझेगा, तभी तो कोई रिस्पॉन्स देगा, तभी तो कोई कार्य करेगा। तो भाषा विकास जो है मानव विकास में भाषा का क्या होता है? महत्वपूर्ण योगदान होता है। भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति भी नहीं कर सकता। आगे ज्ञान प्राप्ति में सहायक। तो कहीं ना कहीं नॉलेज जो लिया जाता है यानी ज्ञान जो ग्रहण किया जाता है उसमें भी सहायता करता है। अब चले जाएंगे अगर चाइना, वहाँ पे चीनी भाषा बोली जाती है, क्या वहाँ से कुछ सीख पाओगे? कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए भाषा बहुत ही क्या है? आवश्यक है। आगे शिक्षा प्राप्ति में सहायक, यानी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। और कहीं ना कहीं जो है अगर भाषा समझ में ही नहीं आएगा तो शिक्षा कार्य हो भी नहीं पाएगा।
आगे, मानव भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे उसकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का भी क्या हुआ, सृजन हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो भाषा है मानव और सभ्यता की संस्कृति की क्या है, पहचान भी है। आगे, भाषा विकास में सुनने की भूमिका, यानी सुनने की क्या क्या भूमिका है भाषा के विकास में, उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें बच्चा अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा उनका अनुकरण करता है और बोलने की क्या करता है, कोशिश करता है। सुनने के माध्यम से बच्चे में शुद्ध उच्चारण करने के कौशल का विकास होता है। सुनने के माध्यम से ही बच्चा बोलने में आने वाले उच्चारण संबंधी अशुद्धियों को दूर करने में सफल होता है। सुनने के माध्यम से ही एक बालक के शब्द भंडार में वृद्धि होती है, जिससे उसकी भाषा विकास में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। सुनना ध्वनि के विभेदीकरण का सबसे अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा बालक स्वर के उतार चढ़ाव को सीख जाता है। सुनने के माध्यम से बच्चा दूसरों की भावनाओं, विचारों को जान पाता है। सुनना अन्य भाषा कौशल के विकास में भी बहुत सहायक होता है, जैसे वाचन कौशल, लेखन कौशल के विकास में। आगे, भाषा विकास में बोलने की भूमिका क्या है? तो बोलकर हम अपनी भावनाओं, विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बोलने से ही बच्चा शुद्ध उच्चारण सीखता है। बोलकर ही बच्चा कुशलता भाषा प्रवाह प्राप्त करता है। बातचीत के द्वारा ही सामाजिक संबंधों का क्या होता है, निर्माण होता है। जब तक किसी एक दूसरे से बातें नहीं करोगे, मिलोगे नहीं, तो सामाजिक संबंध का विकास नहीं होगा। आगे, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, यानी भाषा अधिगम में व्याकरण की क्या भूमिका है, इसको देखते हैं। तो यह क्या करता है, विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करता है। विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करता है। छात्रों को वाक्य रचना के नियम एवं विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग करने आदि का ज्ञान कराता है। जैसे रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। तो ये क्या है, जैसे होता है कि विराम चिन्ह का कहाँ कैसे प्रयोग किया जाएगा, ये सब कैसे सीखा जाता है, भाषा से। अधिगम में व्याकरण की भूमिका से बच्चों के चारों भाषा कौशल का विकास होता है। लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, LSRW होता ना, लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। आगे, भाषा का शुद्ध प्रयोग करने तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करने में व्याकरण मुख्य भूमिका निभाती है। कहीं ना कहीं व्याकरण के से ही पता चलता है कैसे क्या चीज़ लिखना पढ़ना है। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देना, यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्ति का विकास करने में भी सहायक है। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरों, लोकोक्तियों का प्रयोग करने का शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए शब्दों की समझ विकसित होती है। यह छात्रों को गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रत्यय, उत्तर तथा तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आदि के प्रयोग से उनके लेखन कौशल में क्या करता है, विकास करने में सहायक है। व्याकरण विधियों को शुद्ध, सूक्ति, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। आगे, व्याकरण में शिक्षण विधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, 2 से 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। पहला है आगमन विधि। आगमन विधि क्या होता है, अब इसके बारे में देखते हैं। और इस विधि को भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए। इस विधि में अनुभव, उदाहरणों तथा प्रयोगों के प्रत्यक्ष अध्ययन करके
नियम बनाए जाते हैं। और यह शिक्षण पद्धति छात्र केंद्रित पद्धति है जो छात्रों को करके सीखने पर जोर देती है। आगमन विधि एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी पहले ज्ञात चीज़ें बताई जाएगी फिर अज्ञात चीज़ें पढ़ाई जाएगी। सरल से कठिन की ओर, पहले आसान चीज़ें बताई जाएगी, सरल चीज़ें बताई जाएगी, फिर धीरे धीरे अपने कठिनतम की ओर बढ़ते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी पहले मूर्त चीज़ें दिखाई जाएगी पढ़ाई जाएगी, फिर अमूर्त चीज़ें पढ़ाई जाएगी दिखाई जाएगी। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आगमन विधि के जनक कहेगा तो अरस्तु महोदय हैं। और हम शिक्षण विधियों का एक टॉपिक ही बनाए हैं, पूरा 30-35 मिनट का होगा, उसको देख लेना। उससे बाहर आपको जो है देखने की आवश्यकता आप सभी को नहीं पड़ेगी। आगे इसी का उल्टा होता है निगमन विधि। क्या है निगमन विधि? इस पद्धति में विद्यार्थियों को पहले नियमों का ज्ञान दिया जाता है, फिर उन नियमों को एक उदाहरण दिया जाता है। इसमें पहले निगमन विधि में क्या दिया जाता है? नियम दिया जाता है, फिर उदाहरण दिया जाता है। इस पद्धति को शिक्षक केंद्रित विधि भी कहते हैं, यानी शिक्षक जैसा चाहेगा वह अपने अनुसार जो है कराएगा, जिसमें शिक्षक सभी नियमों को क्या करता है? पढ़ाता है। इस विधि में कुछ शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, नहीं, इसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर, या अज्ञात से अज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। यह निगमन विधि की क्या है? विशेषता है। इसमें इसी प्रकार करा जाता है। और निगमन विधि के भी जनक कौन है? अरस्तु महोदय हैं। और निगमन विधि और आगमन विधि एक दूसरे का क्या है? एंटी है। आगे अनुकरण विधि। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है। कैसे सीखता है बालक? अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक अपने शिक्षक का अनुकरण, नकल करके लिखना, पढ़ना, नवीन रचना करना सभी क्या करता है? सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के अनुच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चा उसका क्या करता है? अनुसरण करता है। आगे अगली विधि है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। कहीं ना कहीं लेक्चर जैसा भाव है कि लेक्चर देना है। तो व्याख्यान विधि को शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि भी माना जाता है। कई बार पूछा गया सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो व्याख्यान विधि है। इस विधि में शिक्षक की भूमिका का प्रमुख होती है, इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधि मानी जाती है। आगे भाषा संसर्ग विधि। क्या है? भाषा संसर्ग विधि यह एक व्याकरण शिक्षण की विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। प्राथमिक कक्षाओं हेतु यह विधि काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा छात्रों को अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान दिया जाता है। तो भाषा संसर्ग विधि जो है क्या है? इसमें रचनाओं और व्याकरण के माध्यम से ज्ञान दिया जाता है। आगे कक्षा में बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइए। हमने एक वीडियो बनाया है कि जो समावेशी शिक्षा, ये वहीं से संबंधित है। समावेशी शिक्षा के नाम से जो हम CDP बनाए वहाँ से आप सभी लोग देख लेना। और इतना श्योर रहिए कि अगर वीडियो आप सभी लोग देख लेते हैं, CDP का मैंने 30-40 वीडियो बनाए हैं, और इसका कहीं ना कहीं सीटेट में 29 में से 25+ क्वेश्चन आप सभी को यहीं से मिल जाएंगे डिटो पॉइंट से। आगे देखते हैं। बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करती है। अब जैसे एक ही क्लास में बहुत से सारे भाषा के बालक पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से वो अपना कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहेंगे। तो यह क्या है? शब्द भंडारण में वृद्धि करता है। बच्चे अपने विचारों को अपनी मातृभाषा में सहज रूप से व्यक्त करते हैं, जिससे उनके मौखिक कौशल का विकास होता है।
बहुभाषिकता का गुण बच्चों में रचनात्मकता का विकास करने में सहायक होता है। कक्षा में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करना सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी माध्यम है। भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रयोग करने से सभी छात्रों को एक दूसरे की भाषा के समझने का अवसर मिलता है तथा वह अपनी मातृभाषा का सम्मान करने के साथ साथ दूसरों के की भाषाओं एवं संस्कृतियों का भी सम्मान करना क्या करते हैं, सीखते हैं। बहुभाषिक क्षमता संज्ञानात्मक वृद्धि, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन, बौद्धिक उपलब्धियों के स्तर को बढ़ाती है। इसलिए भाषाओं को विद्यालयों में एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो प्रश्न ही पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अगर आपकी क्लास में कई सारे बहुभाषी बालक तो आप क्या करेंगे। तो आपको मना नहीं करना है, उनको क्या करना है, पढ़ाना है, बल्कि उनकी भाषा को जो है क्या करना, एक दूसरे के लिए जो है सहायतापूर्वक हो जाए। आगे, अलग अलग भाषिक पृष्ठभूमियों के से होने के कारण बच्चों के शब्दों व उनके उच्चारण में भिन्नता पाई जाती है। इसलिए भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों की भाषा विविधता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। यानी भाषा विविधता जो है उसे कैसे रूप में प्रयोग करना है, संसाधन के रूप में। इस बात से प्रमाण भी मिलते हैं कि द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में क्या होती है, अच्छी होती है। जितने भी महान व्यक्ति को आजकल देखेंगे ये सभी कहीं ना कहीं बहुत सारी पुस्तकें पढ़े हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कक्ष में बहुभाषिकता एक चुनौती के रूप में। पहला, बच्चों पर क्षेत्रीय भाषाओं का परिवार प्रभाव। भारत एक बहुभाषी क्षेत्र है, यानी यहाँ पर बहुत सारी जो भाषा बोली जाती है। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी भाषा होती है, जैसे उत्तर भारत की कुछ और, दक्षिण भारत की कुछ और है, पूर्व भारत की कुछ और भाषा है। और क्षेत्रीय भाषाओं पर का छात्रों पर प्रभाव पड़ता है, जो शिक्षण प्रक्रिया में एक क्या है, चुनौती है। आगे, छात्रों में भाषाई कौशल विकसित करने की चुनौती। भाषाई विविधता के कारण छात्रों को भाषा कौशल के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव का भाषाई कौशल पर भी जो है प्रभाव पड़ता है। आगे, शिक्षक के लिए बहुभाषा की चुनौती। यदि किसी शिक्षक को अपने क्षेत्र से दूर किसी अन्य क्षेत्र में पढ़ाने के लिए कहा जाता है, जहां वह भाषा नहीं जानता जो उस क्षेत्र में बोली जाती है, तो वहां शिक्षक द्वारा बच्चों को पढ़ाना एक चुनौती होगा। आगे, भाषा के प्रति बच्चों की रुचि और योग्यता का अभाव। तो भाषा शिक्षण की समस्याओं में से एक समस्या है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और प्रवृत्ति की क्या होती है, कमी होती है, जिससे भाषा शिक्षण का कार्य अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आगे, अधिक भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं आमतौर पर शिक्षक की भाषा को प्रभावी ढंग से पढ़ाने की क्षमता को कम कर देती है और शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण को प्रभावित करती है। अध्ययन सामग्री में कमी। भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए अध्ययन सामग्री की क्या होगी, कमी भी एक क्या है, समस्या होती है। आगे, अब देखेंगे भाषा कौशल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, यहाँ से भी एक नंबर जो है फिक्स है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में अन्य व्यक्तियों को संप्रेषण स्थापित करने के लिए वह बोलकर या लिखकर अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा सुनकर एवं पढ़कर दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार भाषा के दो अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, बोलना और लिखना। इन दोनों माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। और भाषा के दो ही ग्रहणात्मक कौशल हैं, सुनना और पढ़ना। यानी बोलकर और लिखकर अपनी भाषा को अभिव्यक्त करते हैं, अपनी भावों को अभिव्यक्त करते हैं।
तो यह क्या है, अभिव्यक्तात्मक कौशल है। और दो कौशल से हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। कैसे, सुन करके, जैसे आप सभी लोग सुन रहे होंगे, कहीं ना कहीं इसमें देख रहे होंगे, तो सुनकर और देखकर जो है या पढ़कर जो है, सुनकर और पढ़ना, यह क्या है, कहीं ना कहीं ग्रहण करते हैं, तो यह कैसा है, ग्रहणात्मक कौशल है। और इन दोनों के माध्यम से हम दूसरों के विचारों या उनकी बातों को ग्रहण कर सकते हैं। भाषा से संबंधित इन चारों क्रियाओं के प्रयोग करने की क्षमता को भाषा कौशल कहा जाता है। ये प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा ग्रहणात्मक कौशल है, कौन सा अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो ग्रहणात्मक बोलना और लिखना, और नहीं, अभिव्यक्तात्मक बोलना और लिखना, जबकि ग्रहणात्मक में सुनना और पढ़ना। आगे चलते हैं। इनका विकास इनमें दक्षता प्राप्त करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। प्रत्येक कौशल का विकास किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर जो है निर्भर करता है। भाषा के चारों कौशल क्रम से नहीं सीखे जाते। क्या इसका कोई क्रम है? नहीं है। हालांकि वैसे LSRW ऐसा क्रम लगा सकते हैं, लेकिन इसका कोई फिक्स क्रम नहीं है। लेकिन अगर दे दिया तो लिस्टनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये क्रम है इसका। आगे, जैसे बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। आगे, भाषा कौशल को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। एक है श्रवण कौशल, यानी सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। एक होता है वाचिक या मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, यानी विचारों को जो है बोलकर व्यक्त करने का कौशल। एक होता है पठन कौशल, यानी पढ़कर अर्थ ग्रहण करने का कौशल। एक होता है लेखन कौशल, यानी विचारों को लिखकर व्यक्त करने का कौशल। श्रवण से सुनकर विचार ग्रहण करते हैं और पढ़कर भी जो है ग्रहण करते हैं। तो सुनना और पढ़ना, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? ग्रहणात्मक कौशल हो जाएंगे। जबकि वाचिक और लेखन क्या हो जाएगा? अभिव्यक्तात्मक कौशल। अब एक इनके बारे में डिटेल से देखते हैं। श्रवण कौशल यानी सुनना। भाषा को श्रवण कौशल के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता या प्रवक्ता की बात को सुनकर उसके अर्थ को उसी प्रकार ग्रहण करना जिस प्रकार वो बात अभिव्यक्त की जा रही है, यही क्या कहलाता है? श्रवण कौशल कहलाता है। एक है वाचन कौशल यानी बोलना। अपनी बात या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट या अभिव्यक्त करना वाचन यानी बोलना कौशल कहलाता है। वाचन कौशल तभी प्रभावी माना जाएगा जब हम अपनी बात या विचारों को इस प्रकार से अभिव्यक्त करें कि सुनने वाला हमारी बात को अच्छे से समझ जाए और उस पर इसका प्रभाव हो। यह ये एक अच्छे वाचन कौशल का क्या है? उदाहरण है। आगे, पठन कौशल यानी पढ़ना। किसी विषय को पढ़कर उसके अर्थ को ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। श्रवण की अपेक्षा पठन कौशल से अस्थायी ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ये 2 प्रकार से होता है, एक सस्वर पठन, एक मौन पठन, यानी बोल बोल कर पढ़ना और चुप होकर पढ़ना। आगे, लेखन कौशल यानी लिखना। अपने विचारों या बातों को लिखकर अभिव्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। इस कौशल में भाषा को अस्थायित्व दिया जाता है और इसमें वर्तनी या शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कहीं ना कहीं लिखावट अच्छी हो और मेरी तरह ना लिखावट हो, चिड़िया की तरह ना लिखावट हो, तो कहीं ना कहीं जो है लिखावट कैसी हो? अच्छी हो। आगे, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एक प्रश्न है। मूल्यांकन सीखने सिखाने की एक निश्चित अवधि के बाद बच्चों की वास्तविक उपलब्धि स्तर को की जांचना क्या है? मूल्यांकन कहलाता है। और मूल्यांकन पठन पाठन प्रक्रिया का क्या है?
अभिन्न हिस्सा है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की क्षमता, अनुभूति तथा अधिगम का क्या करना है, पालन करना होता है। आकलन की प्रक्रिया मूल्यांकन के लिए की जाती है, अर्थात आकलन मूल्यांकन के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को लगाओ कि आकलन क्या है, मूल्यांकन के दौरान होने वाली एक प्रक्रिया है। आकलन एक संक्षिप्त प्रक्रिया है, जबकि मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। और आकलन के बाद क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। आगे, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है इसका, तो बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, बालक की योग्यताओं, कुशलताओं, रुचियों आदि का पता लगाना एवं उनके अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना। मूल्यांकन इससे अध्ययन और अध्यापन दोनों का मापन कर सकते हैं, यानी कितना पढ़ाया गया और बच्चा कितना सीखा है। विद्यार्थियों के भाषाई कौशल की प्रगति का आकलन करना है। बालकों के चौमुखी विकास की निरंतर गति प्रदान करता है। कहीं ना कहीं अगर वैसे किसी सब्जेक्ट में फेल हुआ, कम नंबर आए, तो उसमें मेहनत कर देगा, इससे क्या होगा, उसके कौशल का क्या होगा, विकास होगा। उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करना, जिसको डायग्नोस्टिक कहते हैं। जैसे बच्चे में कोई कमी आ रही तो उसको उस कमी को दूर कराया जा सकता है। विद्यार्थियों का सतत मूल्यांकन करके भाषा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। जैसे अभी मैं अगर लाइव क्लास लेता तो जो भी डाउट रहता आप सभी का मैं बता देता तुरंत। और ऐसे अभी आप उसमें मैसेज करेंगे, मैं पता नहीं कब रिप्लाई दूंगा। बच्चों को अधिगम में होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन्हें दूर करने की सही रणनीति बनाना, ये सब मूल्यांकन का क्या है, से लाभ होते हैं। आगे अब देखते हैं मूल्यांकन के महत्व। शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। बच्चों को अध्ययन की ओर अग्रसित करता है। बच्चों की कमजोरियों को जानने में सहायक होता है कि बालक कहाँ पे कमजोर है, मूल्यांकन से ही पता है चलता है। बच्चों की प्रगति में सहायक है। शैक्षिक व व्यावसायिक मार्गदर्शन में सहायक है। आगे देखते हैं मूल्यांकन के प्रकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा इसको। पहला, रचनात्मक या निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसमें क्या होता है, बच्चों की लगातार प्रतिपुष्टि के लिए रचनात्मक मूल्यांकन का प्रयोग मूल्यांकन सहायक है। रचनात्मक मूल्यांकन से अध्यापक पढ़ाते समय यह जांच करते हैं कि बच्चों ने ज्ञान को कितना अर्जित किया, और रचनात्मक मूल्यांकन के पाठ के बीच में से किसे किया जा सकता जाता है। एक है निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन बच्चों को अधिगम यानी सीखने के दौरान होने वाली कठिनाइयों का पता लगाना और उन कठिनाइयों के कारण का पता लगाना निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। निदानात्मक मूल्यांकन क्या है, सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा नहीं सीख पाता है तो यह पता लगाया जाए कि वह बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, बच्चे में क्या कमी है, क्या गड़बड़ी हो जा रही है, तो यही क्या कहलाता है, निदानात्मक मूल्यांकन कहलाता है। एक होता है योगात्मक मूल्यांकन यानी समेटिव असेसमेंट। योगात्मक मूल्यांकन को जो है निगेटिव के रूप में देखा जाता है। जैसे इसके बारे में पढ़ते हैं। योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में होता है। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के बाद एक कहना कि बच्चों ने ज्ञान को कितना ग्रहण किया, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। जैसे अगर मैं लाइव क्लास लेता तो सभी लोग कमेंट में लिखते और मैं आंसर दे देता, तो यह क्या है, रचनात्मक मूल्यांकन है। और अगर हम अभी वीडियो बना के वीडियो अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद आप सभी लोग मैसेज करेंगे तो हम पता नहीं कब रिप्लाई देंगे, तो यही क्या कहलाता है, योगात्मक मूल्यांकन होता है। और योगात्मक मूल्यांकन को जो है नेगेटिव भी माना जाता है। जैसे किसी पाठ को पढ़ाने के बाद जब अध्यापक बच्चों से प्रश्न करता है तो वह क्या है, योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। आगे, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए उचित तरीके क्या क्या हो सकते हैं,
तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर देना, यानी बच्चों को अवसर देना है, बच्चा कुछ भी जो है। और ये चीज़ ध्यान रखना, टीचर और स्टूडेंट के बीच जो है मित्रवत व्यवहार होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है आसानी से कुछ भी क्या करे, पूछ सके। बच्चों से प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर उनसे प्रतिक्रिया व्यक्त करवाना, बच्चों को से उनके अनुभवों को लिखवाना, सुनी गई कहानी को बच्चों से अपने शब्दों में लिखवाना, ये सभी क्या है, मूल्यांकन के उचित तरीके हैं। आगे, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, बच्चों के चरित्र चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। आगे देखते हैं पोर्टफोलियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 1 नंबर यहाँ से भी फिक्स है। पोर्टफोलियो एक प्रकार की क्या होती है, फाइल होती है, जिसमें किसी बच्चे के एक निश्चित अवधि में किए गए कामों का संग्रह होता है। यानी इसमें क्या होता है, किसी बच्चे के काम का संग्रह होता है। इसमें बच्चों की उपलब्धियों, प्रगति और कमियों को भी रखा जाता है। पोर्टफोलियो में बच्चों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे व्यक्तिगत जानकारी, पारिवारिक, शैक्षणिक, सह शैक्षणिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक जानकारी जो बच्चों की किस में लिखा जाता है, पोर्टफोलियो में लिखा जाता है। और यह पोर्टफोलियो जो है एक टीचर जब बच्चा अगले क्लास में जाएगा तो उस क्लास के टीचर को दे देता है, जिससे बच्चे के बारे में जो है पोर्टफोलियो के माध्यम से उस टीचर को समझ हो कि किस प्रकार का है, किस समाज से बिलोंग करता है, तो कहीं ना कहीं उसके जो है अधिगम में हेल्प रहेगा। आगे, पोर्टफोलियो बच्चों के पोर्टफोलियो बनाने का उद्देश्य होता है कि बच्चा इसकी सहायता से बच्चा से उनका मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1 नंबर यहाँ से भी फिक्स है, समग्र एवं सतत मूल्यांकन यानी CCE, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE 2009 के अनुसार CCE को प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक लागू किया जाता है। CCE में सतत का अर्थ है बच्चों को सीखने में कहाँ कहाँ पर कमी रह गई है, जिसके आधार पर सीखने में सुधार के लिए शिक्षक उचित समय पर आवश्यक कदम उठा सकता है। साथ में यह भी पता लगा सकता है कि बच्चा सीखने में कहाँ कठिनाई का अनुभव कर रहा है। CCE के दूसरे घटक समग्र मूल्यांकन का अर्थ है बच्चों में सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करने से है। यानी बच्चे में क्या क्या जानकारी है, इन सब का क्या कहलाता है, समग्र मूल्यांकन कहलाता है। आगे, एक होता है उपचारात्मक शिक्षण, 1 नंबर इस भी फिक्स है। उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक परीक्षण के बाद आता है, क्योंकि नैदानिक परीक्षण के द्वारा पहले बच्चों के अधिगम में होने वाली कठिनाई का पता लगाया जाता है, बाद में उसका उपचार जो है उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा दिया जाता है, उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो निदानात्मक में कारण को जाना जाता है और उपचारात्मक के माध्यम से उस कारण को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। आगे, उपचारात्मक शिक्षण का महत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चों के सीखने के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। इसके माध्यम से बालकों की क्षमता को सही दिशा में मोड़ने में सहायता मिलती है। बालकों की व्यक्तित्व संबंधी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। उपचारात्मक शिक्षण से बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में सुधार के साथ साथ भविष्य में होने वाली त्रुटियों से भी बचाव हो जाता है। शिक्षण रोचक, उद्देश्यपूर्ण व प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। आगे, शिक्षण सहायक सामग्री यानी TLM, यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न यहाँ से भी फिक्स हैं। छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने व ज्ञान को अस्थायी बनाने के लिए शिक्षक को शिक्षण कार्य के दौरान अनेक प्रकार के साधनों का प्रयोग करना पड़ता है। अतः जो भी साधन छात्रों के अधिगम में सहायक होते हैं, वे सहायक सामग्री
यह शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाते हैं। अब देखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। 3 प्रकार होते हैं: श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री और श्रव्य सहायक सामग्री। श्रव्य में क्या है? इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं, जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया, चलचित्र हो गया। इससे क्या करते हैं? सुन करके बच्चा क्या करता है? कुछ न कुछ सीखता है। एक प्रश्न घुमा के पूछेगा कि श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग होगा जो देखता नहीं बच्चा उसको, या जो कम सुनता है बच्चा उसको, या जो चल नहीं पाता उसको। तो जो इसको कम सुनता है उसके लिए क्या विधि प्रयोग की जाती है? श्रव्य सहायक सामग्री। आगे दृश्य सहायक सामग्री क्या है? तो इस प्रकार की सामग्री से बच्चे देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं, जैसे श्यामपट्ट हो गया, बुलेटिन बोर्ड हो गया, फ्लैनल बोर्ड हो गया, मानचित्र, ग्लोब, चित्र, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप्स, ये सभी क्या है? दृश्य सहायक सामग्री। यानी इसको देख करके क्या करता है बच्चा? सीखता है। आगे एक होती है श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, यानी इसमें सुना भी जाता है और बोला भी जाता है, देखा भी जाता है, दोनों होता है। जैसे मोबाइल हो गया, अब इसमें हम हमारी आवाज़ भी सभी लोग सुन रहे हो, पीडीएफ के माध्यम से देख भी रहे हो। फोन हो गया, टेलीफोन हो गया, टेलीविजन, कंप्यूटर, चलचित्र, नाटक, ये सभी में क्या है? श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री, यानी देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। आगे क्रिया शिक्षण सामग्री, ये क्या होती है? तो क्रिया सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक होता है, यानी जो करके सीखा जाता है वो क्या होता है? वास्तविक होता है। इनके द्वारा नई नई चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। इससे बालकों को व्यक्तिगत अनुभव की प्राप्ति होती है। इसके उदाहरण निम्न हैं, जैसे ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करना, किसी उद्यान का भ्रमण करना, किसी संग्रहालय का भ्रमण करना, ये सभी क्या है? तो भ्रमण क्रिया से है। आगे यहाँ तक तो जो है हिंदी की सीडीपी यानी पेडागोजी समाप्त होती है, और इसके जो अगला भाग होता है ज़्यादा कई प्रश्न जो है गद्यांश पद्यांश से पूछे जाते हैं। किससे पूछे जाते हैं? गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक ऐसे जो है पूरा लिखा होता है, इसको पढ़ना रहेगा और इसी पढ़ने से जो है क्या करेंगे? उत्तर दिया जाता है। जैसे अगर हम एक बार इसको दिखा दें, क्योंकि यहाँ से 5-7 नंबर फिक्स रहते हैं। पहले इसको पूरा पढ़ लेना, फिर आंसर लगाना। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा वह लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हो वे लिखी जाए। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विद्या की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। इसमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना जा रही हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। गांधी जी के रोचक संस्मरण। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा है, हमने ऊपर पढ़ लिया। मनु को अपने डायरी से किस गलती का एहसास हुआ? तो जो अभी हमने पढ़ा तो वगैरह शब्द प्रयोग की थी, तो इसी से तो हुआ था, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? क्योंकि उसमें जो है वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं थी। आगे गांधी जी ने डायरी
लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। आगे, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति की स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं मूल्यांकन भी करता है। आगे नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? उस पर हस्ताक्षर करते थे। तो डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति को अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा? तो अव्ययी भाव समास होगा क्योंकि प्रति एक अव्यय है। और आगे ये सब उसी से भी प्रश्न है। पढ़ा हुआ कितना पच गया है, इसका मतलब क्या है? तो पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कार्य शब्द जो है का तद्भव रूप बताइए। काज होता है। आगे, विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द कौन सा बनेगा? वैचारिक बनेगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो 9 प्रश्न उस गद्यांश से पूछे गए हैं। 10 प्रश्न 12 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको देखकर जो है आप सभी लोग 20 से 25 क्वेश्चन जो है आसानी से हिंदी में कर लेंगे। बाकी ग्रामर है, ग्रामर कुछ ना कुछ पता होगा। अब ऐसा थोड़ी है जो सीटेट का पेपर दे रहा है उसको ग्रामर तन को पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग इसको पूरा वीडियो को देखने के बाद 25 प्लस टारगेट को अचीव कर सकते हैं लैंग्वेज में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये पूरे विश्वास के साथ पढ़िए कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे जो है एग्जाम में मिलेंगे। 25 प्लस जो है टारगेट रहेंगे आगे। थैंक यू।